Hello, dear bankers. I, Diksha Sharma, welcome you all on the Citadel platform. So, if you are preparing for CAP December 2026, तो ये सीरीज कैब ऑन द गो आपके लिए है क्योंकि यहाँ हम आपके सिलेबस को इस तरह से कवर कर रहे हैं दैट विद इन 50 लेक्चर आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस एग्जाम में देखने को मिले हैं हम उसे कवर कर पाएं ताकि आप जो है वो एटलीस्ट 50 मार्क्स सिक्योर कर पाएं। ये एग्जाम में होने वाले सारे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको एनालिसिस करके हमने यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया है ताकि इस सीरीज के थ्रू आप जो है वो मिनिमम टाइम में अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाएं। आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है जो कि हम मॉड्यूल ए से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट की टाइप्स को जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर हम किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसकी जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है उसके पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको आपको गो थ्रू करना चाहिए। फॉर दैट पर्पस एडिटैप ने आपको प्रोवाइड किया है फ्री ई बुक्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। आप इन्हें जो है वो अवेल कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप जो है इस पेज पे लैंड करेंगे। यहाँ पे लैंड करने के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स हैं उनको फिल करने के बाद आप जो ये 3 ई बुक्स हैं इसे आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने एनालिसिस करे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, सोल्ड पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड योर डिटेल्ड सिलेबस। यहाँ पे आप पीवाईक्यूज को देखने के बाद जो एमसीक्यूज हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अपनी अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्मूथ करना चाहते हो और हेल्पफुल बनाना चाहते हो तो आप इन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। इससे पहले एक बार जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं दोबारा से व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑल्दो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं बट एक क्रक्स कर लेते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट का ताकि यहाँ इजी हो जाए हमें समझना इनकी टाइप्स को। देखिए, लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या करता है, आपको फैसिलिटेट करता है ताकि आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपका जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये एक इररेवोकेबल अंडरटेकिंग है। इररेवोकेबल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप जो है वो पेमेंट करेंगे करेंगे। इट वाज सॉलिड गारंटी बाय द जो आपका इशूइंग बैंक है कि आपको जो है वो पेमेंट मिलेगी मिलेगी। तो ये कौन इशू करता है? ये आपको इशू की जाती है बाय द इशूइंग बैंक। ठीक है, किसके बिहाफ पे? आपके इंपोर्टर के बिहाफ पे। हमारे पास 2 इंडिविजुअल है यहाँ पे, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। ठीक है, जो इंपोर्टर है वो अपने इशूइंग बैंक के थ्रू क्या करता है, एक्सपोर्टर को क्या इशू करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। ठीक है, अभी लेटर ऑफ क्रेडिट किसके नाम पे इशू किया जाता है? आपके एक्सपोर्टर के नाम पे। लेकिन ये जो है आपको ये सबमिट किसे करना होता है? ये आप अपने एडवाइजिंग बैंक जो होता है एक्सपोर्टर के उसको आप ये प्रोवाइड करते हो। ठीक है, सो दिस इज इशूड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ इंपोर्टर इन द फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। ठीक है, अब उसमें क्या मेंशन होता है? इफ द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट शोइंग दैट, अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए एट द एंड, आपकी जब पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो गई और अब आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए और वो डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आपने जो गुड्स हैं उनको शिप कर दिया है, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपने जो सॉफ्टवेयर है उसकी ट्रांसमिशन को कंप्लीट कर दिया है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपने सर्विसेज रेंडर कर दी है। अगर आपके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इस बात का प्रूफ देते हैं जो कि आप क्या करते हो, बैंक को प्रेजेंट करते हो, तो विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, जो भी टाइम उस एलसी में मेंशन होगा और अगर सारी की एलसी की टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाइंट होगी, जो आपका एक्सपोर्टर है उसे जो है वो पेमेंट दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। इट इज अ डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट जो आपको ये एक एक गारंटी देता है कि अगर आपका बायर जो है वो फेल करता है एट द टाइम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट में, डिफॉल्ट रहता है उसकी तरफ से, तो यहाँ पे जो बैंक है वो उसकी पेमेंट करेगा। ठीक है, आइए चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलसी जो इसमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रेवोकेबल एलसी। ठीक है, रेवोकेबल एलसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये एक ऐसी लेटर ऑफ क्रेडिट होती है जिसमें जो आपका इशुइंग बैंक है, ठीक है, जिसने ये एलसी इशू की है, वो क्या कर सकता है, वो अपनी मर्जी से इस टर्म लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशन को क्या कर सकता है, मोल्ड कर सकता है, चाहे तो कैंसिल कर सकता है कि विदाउट एनी परमिशन ऑफ द एक्सपोर्टर। ठीक है, तो ये एलसी जो है ये अमेंड हो सकती है, कैंसल हो सकती है बाय द इशूइंग बैंक एनी टाइम विदाउट अ प्रायर कंसेंट ऑफ अ बेनिफिशियरी और एनी अदर पार्टी। तो इसके फीचर्स क्या है? इट कैन बी मॉडिफाइड एंड कैंसल्ड एनी टाइम। इसमें एक्सपोर्टर को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। देखिए, आप एक्सपोर्टर और आपने मिलकर एक टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की थी, उस टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे आपने अपनी एलसी बनाई और अब आप उस एलसी को ही अमेंड कर रहे हो और वो भी इसको बिना बताई, तो इसमें क्या है, एक्सपोर्टर को तो रिस्क ही है। तो ये बहुत ही लिमिटेड और रेयरली यूज होती है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताती हूँ
ठीक है। हमारी जो यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस, ठीक है, यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस 600 जो करंटली फॉलो की जाती है, उसके अकॉर्डिंगली रेवोकेबल एलसी जो है वो बहुत ही रिस्की है फॉर द एक्सपोर्टर, एंड दैट पर्पस अब इसको टोटली बैन कर दिया गया है। ठीक है। पर ये एक टाइप ऑफ एलसी है, तो इसका मीनिंग हम आपको करवा रहे हैं। तो इसमें रिस्क पॉइंट क्या रहता है? इसमें रिस्क पॉइंट ये रहता है कि व्हाट इफ सारी टर्म्स एंड कंडीशन के बाद भी गुड्स को आपने मैन्युफैक्चर कर दिया, आपने शिप कर दिया, और आपके जो आपका इशूइंग बैंक है उसने चेंजेस कर दिए, तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए गुड्स जो है वो शिप हो गए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स है वो नेगोशिएट हो गए हैं बिफोर द कैंसलेशन नोटिस रीचेज द नेगोशिएटिंग बैंक। ठीक है। यहाँ से आपके इशूइंग बैंक ने अगर आपके एलसी में कुछ कैंसलेशन की है या उसको पूरा कैंसिल कर दिया है, लेकिन वो कैंसलेशन पहुंचने से पहले ही आपका जो गुड्स हैं वो शिप हो चुके हैं और डॉक्यूमेंट भी नेगोशिएट हो चुके हैं, तो उस केस में तो इशूइंग बैंक को पेमेंट करनी ही होगी। ठीक है। तो रेवोकेबल एलसी क्या है? इसमें कोई भी फॉर्म कमिटमेंट नहीं रहती है टुवर्ड्स द पेमेंट, और इसीलिए इसको बहुत ही लिमिटेड इस्तेमाल किया जाता है। एज आई टोल्ड यू, इसे तो अभी सर्टन केसेस में क्या कर दिया, बिल्कुल बैन कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी इररेवोकेबल एलसी। नाउ व्हाट इज इररेवोकेबल? इररेवोकेबल का मतलब होता है एक सॉलिड गारंटी जो कि दी जाती है बाय द इशूइंग बैंक, जिसमें मेंशन होता है कि जो भी एलसी में टर्म्स एंड कंडीशन है उसे हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, आपकी दैट मीन्स एक्सपोर्टर की परमिशन के बिना, उनकी कंसेंट के बिना उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। उस एलसी में अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो वो तभी होंगे जब दोनों जो पार्टी टू द एग्रीमेंट है वो उससे एग्री करेगी। ठीक है। Once the LC is issued, it cannot be changed or cancelled unless everyone that is buyer, seller, bank agree करते हैं। तो ये एक सॉलिड गारंटी है। ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, इसमें कोई भी कंडीशन के साथ अब आप अंडरटेकिंग नहीं करते हो। ये यूनिलेटरली आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिलती है आपके एक्सपोर्टर को, और अब यूसीपी 600 के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो आपका यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल लेवल पे लेटर ऑफ क्रेडिट को फ्रेम करने के लिए यूज की जाती हैं, उसके अकॉर्डिंगली अब कोई भी जो एलसी इशू की जाती है वो ऑटोमेटिकली क्या मानी जाती है, इररेवोकेबल ही मानी जाती है बाय डिफॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट अब जो भी एलसीज इशू की जाती हैं उन्हें हम क्या मानते हैं, उन्हें हम मानते हैं इररेवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके। चलिए, थर्ड है हमारे पास इररेवोकेबल कंफर्म्ड एलसी। अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, ये आपका इंपोर्टर है, ये आपका एक्सपोर्टर है। ठीक है। एक्सपोर्टर ने कहा कि ठीक है मुझे एलसी इशू करके दो ताकि मुझे गारंटी मिले कि तुम मुझे पेमेंट करोगे, तो उसने अपने इशूइंग बैंक को बोला कि आप जी मुझे एलसी इशू कर दीजिए उसके फेवर में। अब यहाँ एक्सपोर्टर को थोड़ी तसल्ली है कि ठीक है अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं करी तो मुझे इशूइंग बैंक के थ्रू पेमेंट मिल जाएगी बिकॉज एलसी अब इशू हो गई है। बट अगर एक्सपोर्टर को थोड़ा सा भी शक है या उसको अभी भी डर है, तो वो क्या करता है, एक डबल सिक्योरिटी चाहता है, उसे एक डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, एक एडिशनल अंडरटेकिंग लेता है जहां पे वो ये कहा जाता है कि अगर इशूइंग बैंक भी पेमेंट नहीं करेगा तो हम पेमेंट करेंगे। अभी कौन सा बैंक होगा? ये बैंक खुद एक्सपोर्टर की कंट्री का ही एक बैंक होगा जो ये कंफर्म करेगा कि अगर आपको इशूइंग बैंक भी पेमेंट नहीं करता है तो वी आर गोइंग टू पे। तो ये कंफर्मिंग बैंक जो होते हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कंफर्मिंग बैंक एक्सपोर्टर की खुद की कंट्री से होते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। Irrevocable letter of credit is an LC which can be confirmed by the bank other than a issuing bank. Usually the exporter bank उसकी नेशन में होता है ये। ठीक है। इसके फीचर्स देखिए क्या है, confirming बैंक issuing बैंक की तरह एक्ट करता है, वो दोनों तरह के रिस्क को बेयर करता है। एक कंट्री के रिस्क, कंट्री में बहुत तरह के रिस्क होते हैं, इकोनॉमिकल लीगल बहुत तरह के रिस्क हो सकते हैं, और बैंक रिस्क अगर आपका इशूइंग बैंक फेल करता है तो उस केस में भी ये क्या करेगा, एक्ट करेगा। एक्सपोर्टर को क्या मिलती है, ड्यूअल अश्योरेंस मिल जाती है। कंफर्मिंग बैंक जो है वो एडवाइजिंग बैंक भी हो सकता है, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे। ठीक है कि आप जो एक्सपोर्टर की कंट्री में जो बैंक होते हैं जैसे एडवाइजिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक, ये तीनों बैंक एक भी हो सकते हैं, ये तीनों काम एक बैंक भी कर सकते हैं। द कंफर्मिंग बैंक लुक इनटू द वेरियस रिस्क इन्वॉल्व और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे कंफर्मेशन देनी है या नहीं देनी है। ठीक है। तो कंफर्मिंग बैंक क्या बेसिकली क्या कर रहा है, इशूइंग बैंक के शूज में अपने जो है वो अपने स्टेप्स डाल रहा है ताकि उसे जो रोल पहले इशूइंग बैंक प्ले कर रहा था अब वो ये भी प्ले करेगा अगर डिफॉल्ट होता है तो। ठीक है। दिस इज कॉल्ड इररेवोकेबल कंफर्म्ड एलसी। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबल एलसी। देखिए जो भी एलसी के ऊपर ये वर्ड मेंशन होता है ट्रांसफरेबल, इसका मतलब उस एलसी को आप ट्रांसफर कर सकते हो। पहली बात तो ये क्लियर करो। ठीक है। लेकिन
किसे आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा एलसी जो है ये आप क्या कर सकते हो, जो भी उसका फॉर एग्जांपल आपने ये आपका एक्सपोर्टर है, एक आपका इंपोर्टर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एलसी इशू हुई है। तो यहाँ पे जो ये एक्सपोर्टर है ये फर्स्ट बेनिफिशियरी है, ये क्या है, फर्स्ट बेनिफिशियरी है। अब जो ये एक्सपोर्टर है इसको फर्दर एलसी को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है टू द सेकंड बेनिफिशियरी, ठीक है, टू द सेकंड बेनिफिशियरी, लेकिन उसके बाद फर्दर नहीं कर सकता, ठीक है। तो एलसी जो ट्रांसफर होगी वो सिर्फ सेकंड बेनिफिशियरी तक ही ट्रांसफर होगी, फर्दर नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि जब एलसी को सेकंड टाइम उन्होंने जो भी सेकंड बेनिफिशियरी को दिया तो वो एक ही इंडिविजुअली हो, वो पार्शली भी दे सकता है, ठीक है। उस एलसी को डिवाइड भी कर सकता है अमंग 3 सेकंड बेनिफिशियरीज, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। ये हमारा हमारा मान लीजिए हमारा इंपोर्टर है या हमारा इशूइंग बैंक है। इशूइंग बैंक ने यहाँ पे इशू करी है एलसी टुवर्ड दिस एक्सपोर्टर। अब इस एक्सपोर्टर ने क्या किया है, इसे फर्दर जो है सेकंड बेनिफिशियरीज को क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। ये चाहे तो किसी एक को भी कर सकता था, या उस एक को उन्होंने क्या कर दिया, पार्शली पार्ट्स में डिवाइड करके बाकी फर्दर 3 या 4 लोगों में डिवाइड कर दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेबल एलसी। अब इसके फीचर्स क्या है, इसका फीचर ये है कि जो भी एलसी ट्रांसफरेबल एलसी होगी उसमें ये वर्ड मेंशन होना चाहिए। नंबर 2, जो चेन है वो सेकंड बेनिफिशियरी पे एंड हो जानी चाहिए, फर्दर अलाउड नहीं है। सेकंड बेनिफिशियरी को हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं अमंग मल्टीपल सेकंड बेनिफिशियरीज। और ये यूजुअली कब यहाँ कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे मिडलमैन और ट्रेडर्स वगैरह होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बायर है इंडिया से, ठीक है, उसने कुछ परचेज करना है, वो ट्रेडर से उससे डीलिंग करी। अब ट्रेडर खुद तो परचेज मैन्युफैक्चरिंग करेगा नहीं, तो उसने एलसी किसको दे दी, फर्दर मैन्युफैक्चरर को। तो जहाँ पे आपकी मिडलमैन वाली ट्रांजेक्शन्स होती है वहां पे हम ट्रांसफरेबल एलसी का इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ है हमारे पास रेड क्लॉज एलसी। देखिए रेड क्लॉज एलसी का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या है, कि मान लीजिए अगर आपका जो एक्सपोर्टर है उसे आपने जो उसने जो उसको ऑर्डर दिया है, ठीक है, उसकी जो भी पेमेंट की ड्यू डेट थी, ड्यू डेट से पहले उस इंडिविजुअल को एक्सपोर्टर को फंड्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है कभी कभार। हो सकता है उसे रॉ मटेरियल परचेज करना हो, या फिर रॉ मटेरियल वाला सारा काम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई हो, उनको जो वेयर हाउस में सामान रखना हो या पैकिंग करनी हो, तो उस पर्पज के लिए फंड चाहिए। तो अगर उन्हें एडवांस में पेमेंट चाहिए होती है शिपमेंट से पहले, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने जो है यूएसए से सोलर पैनल जो है वो आपने क्या किए हैं, ऑर्डर किए हैं, ठीक है। सोलर पैनल्स ऑर्डर करने के बाद यूएसए ने कहा, क्या कहा, मैं आपको 3 मंथ्स के बाद जो है इसकी डिलीवरी कर दूंगा और मेरी पेमेंट मिल जानी चाहिए। अब क्या हुआ, विद आफ्टर 2 मंथ्स क्या हुआ, जब ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई तो जो भी हम लीगल काम जो भी रह गए थे उस बीच यूएसए को क्या करना था, उसको उसे वेयर हाउस में स्टोर करना था। तो वेयर हाउस में स्टोर करने के लिए उसने क्या किया, उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अपने इंपोर्टर को कहा कि मुझे अभी आप एडवांस दे दीजिए कुछ अमाउंट, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे आप अपने एक्सपोर्टर को जो है वो एडवांस पेमेंट देते हो एक रिटर्न प्रॉमिस पे। क्या प्रॉमिस होता है, कि तुम मुझे अभी पेमेंट दे दो, मैं तुम्हें जो गुड्स है वो बाद में शिप कर दूंगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे उसको एडवांस पेमेंट तो मिल गई, यहाँ पे एक इंपोर्टर को एक रिस्क रहता है कि व्हाट इफ गुड्स आई ना उसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडवांस दिया जाता है वो एक रिटर्न अंडरटेकिंग के बेसिस पे दिया जाता है। यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है कि गुड्स बन चुके हैं या गुड वेयर हाउस में पड़े हैं, उनका कोई भी उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है। दूसरा, ये क्यों दिया जाता था, कि वो प्रोडक्शन को फाइनेंस कर सके या परचेज कर सके। ये क्या करते हैं, जो भी आपने एडवांस दिया है जब आपको फाइनल पेमेंट की जाती है तो उसमें ये एडवांस को डिडक्ट कर लिया जाता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। और अगर एक्सपोर्टर ने डिफॉल्ट किया तो इशूइंग बैंक को क्या होता है, लॉस बेयर करना पड़ता है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि शिपमेंट से पहले जो फाइनेंस की फैसिलिटी है वो आपके एक्सपोर्टर को दी जाए। पर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपका एक्सपोर्टर ने फेल डिफॉल्ट किया पेमेंट में तो इशूइंग बैंक को क्या होगा, हाई रिस्क बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है ग्रीन क्लोज। ये ग्रीन क्लोज क्या है, आपका जो रेड क्लोज है उसका इनहैंस वर्जन है, क्योंकि वहां पे रिस्क इन्वॉल्व है एक्सपोर्टर के फेलियर का, और रिस्क है इशूइंग बैंक को। तो इस सारी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ग्रीन क्लॉज एलसी को इशू किया जाता है। ग्रीन क्लॉज एलसी में आपके एक्सपोर्टर को एडवांस पेमेंट दी जाती है, बट प्रूफ के साथ। प्रूफ क्या होता है, उनसे एक रिटर्न कंसेंट तो ली जाती है, बट अलॉन्ग विद दैट वेयर हाउस की रिसिप्ट भी ली जाती है, कि बताइए आपने जहाँ पे गुड्स को रखा है उनकी रिसीट हमको दो, प्रूफ दिखाओ कि गुड्स एक्चुअली में वहां पे पड़े हैं। तो ये प्रूफ के साथ ही आप क्या करते हो, उनको ये फैसिलिटी जो है एडवांस की फैसिलिटी आप उनको प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ये सेफर है आपके रेड क्लॉज से, ये बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके बायरा बैंक को, ठीक है।
नाउ व्हाई आर दे आर कॉल्ड रेड एंड ग्रीन एलसी? इनको ग्रीन एलसी या फिर आपको रेड क्लॉज एलसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए आज के टाइम पे क्या होता है, जो आपकी एलसी इशू होती है वो डिजिटली होती है, लेकिन प्रीवियसली क्या होती थी, जो आपकी एलसी है वो लिटरली फिजिकल फॉर्म में इशू की जाती थी, जहां पर जो आपका रेड क्लॉज है वो रेड इंक से लिखा जाता था और ग्रीन क्लॉज जो है वो ग्रीन इंक से लिखा जाता था, जिससे कि जो एक्सपोर्टर होते हैं या इम्पोर्टर होते हैं उनकी अटेंशन जाती है, बैंक्स की टर्म्स एंड कंडीशन पर अटेंशन जाती है कि अच्छा ये जो है ये रेड क्लॉज एलसी है, यहाँ पे अगर कुछ रिस्क हुआ तो इशूइंग बैंक को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसी जो है वो रेड एंड ग्रीन क्लॉजेस जो है वो टाइप की जाते हैं इन इंक के साथ, ताकि इन अटेंशन जो है वो इनवाइट कर पाए एक्सपोर्टर की और नेगोशिएटिंग बैंक की। नेक्स्ट है हमारे पास साइट एलसी। साइट एलसी एक ऐसी एलसी होती है जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन के बाद अगर सारे डॉक्यूमेंट कंप्लाइंस करते हैं एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट उनसे कंप्लाइंट करते हैं, वो उनको फुलफिल करते हैं, तो आप जो है वो इंस्टेंट जो है उनकी जो पेमेंट है एक्सपोर्टर की वो कर दी जाती है। यहाँ पे कोई भी डिले नहीं किया जाता है, जो पेमेंट है वो इमिडिएटली कर दी जाती है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं जो वो कंप्लाइंट है, फुलफिल कर रहे हैं सारी रिक्वायरमेंट्स को, एलसी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को। तो इसके फीचर्स क्या हैं? इंस्टेंट पेमेंट होती है, कोई भी इसमें क्रेडिट पीरियड नहीं होता है, इसमें एक्सपोर्टर को कम से कम रिस्क रहता है। इसके अलावा जो साइट एलसी है उसका एक और नाम है जिसके थ्रू वो फेमस है, दैट इज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। इन केस अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिए हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है, कंप्लाइंट है, तो आपको पेमेंट कर दी जाएगी। दिस इज कॉल्ड साइट एलसी। नेक्स्ट है आपका यूसेंस या एक्सेप्टेंस एलसी। अब ये जो एलसी है इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। यहाँ पे आपको पेमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट कंप्लायंस के बाद इंस्टेंट नहीं की जाती है। दैट मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन होता है कि जो पेमेंट है वो आपको कब करनी है, लेटर ऑन, मे बी आफ्टर 30 डेज और 60 डेज और 90 डेज, ठीक है। तो यूएसएस एलसी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? बाय नाउ एंड पे लेटर। ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, ठीक है। द यूएसएस एलसी गिव द बायर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ टाइम, ठीक है। ऑफिशियली गुड्स रिसीव करने के बाद भी उनको कुछ ग्रेस टाइम दिया जाता है, दैट मीन्स इट मे बी योर 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज, जिसके बाद वो क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्ड होता है, जिसमें कि एक्सपोर्टर इशू करता है बिल ऑफ एक्सचेंज और इंपोर्टर उसे एक्सेप्ट करता है कि दैट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ मेच्योरिटी डेट जो है वो पेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है। तो यूसेंस और साइट में डिफरेंस क्या है? साइट जो है वो इंस्टेंट पेमेंट करता है, बट यूसेंस में जो है वो क्रेडिट पीरियड दिया जाता है आपके इंपोर्टर्स को, जिसमें कि गुड्स वो रिसीव कर लेते हैं, लेकिन जो पेमेंट है आफ्टर सम टाइम करते हैं। और यहाँ पे ये डिसाइड कैसे होता है? थ्रू अ जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट अब सिमिलर है आपकी जो यूसेंस की तरह ही, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर है आपकी यूसेंस एलसी की तरह, जैसे उसमें पेमेंट लेटर ऑन होती है, ऐसे ही डिफर्ड पेमेंट में भी लेटर ऑन जो पेमेंट है वो लेटर ऑन होती है। बस फर्क क्या है? इसमें कोई बिल ऑफ एक्सचेंज इशू नहीं होता है। तो कैसे डिसाइड होगा कि पेमेंट कब होगी, कितने टाइम के बाद होगी? तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करते हो, उस लेटर ऑफ क्रेडिट में ही ऑलरेडी मेंशन होता है, इसी में ही मेंशन होता है व्हाट विल बी योर टाइम पीरियड या मैच्योरिटी डेट कब होगी जिसमें आप पेमेंट करोगे, ठीक है। तो पेमेंट जो है फ्यूचर डेट में जो होगी वो ऑलरेडी आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन होती है। इसमें कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज जो है विड्रॉ नहीं किया जाता, जिससे आपकी स्टैंप ड्यूटी बचती है। ये प्योरली क्या है? क्रेडिट अरेंजमेंट है। तो जो भी ड्यू डेट होती है वो आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट में ऑलरेडी मेंशन होती है, जो कि दोनों की क्लैरिटी होती है आपके एक्सपोर्टर को भी, इंपोर्टर को भी। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है आपकी किसकी तरह? दैट इज योर यूसेंस एलसी की तरह, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज इशू नहीं होता है, जो भी आपकी ड्यू डेट या मेच्योरिटी डेट है वो आपकी एलसी में मेंशन होती है। नेक्स्ट है आपका नेगोशिएबल एलसी। देखिए अब नेगोशिएबल एलसी क्या होता है? ये एक तरह का ऐसा एग्रीमेंट है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, आपका जो एक्सपोर्टर है वो क्या करता है, ड्यू डेट से पहले, जो भी ड्यू डेट पे उसको पेमेंट मिलनी है, वो ड्यू डेट से पहले ही वो क्या करता है, जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है वो अपने लोकल बैंक को देकर उससे पहले ही वो पेमेंट रिसीव कर लेता है, ठीक है। और लेटर ऑन वो बैंक जिसने उसको पेमेंट की है वो इशूइंग बैंक से उसे रिम्बर्स कर सकता है। सो नेगोशिएटिंग लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? एक फॉर्मल बैंक गारंटी है, जिसमें क्या किया जाता है, एक सेलर को अलाउ है कि वो इमीडिएट कैश जो है वो लोकल बैंक से ले सकता है। कैसे? इन एक्सचेंज ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट। शिपिंग डॉक्यूमेंट उसको देकर लोकल बैंक से वो पेमेंट ले सकता है अगर उसको एडवांस पेमेंट की जरूरत है या उसको अर्जेंटली कैश रिक्वायरमेंट है। एंड उसके लेटर ऑन क्या होगा, जिस भी लोकल बैंक ने उसको पेमेंट की है उसे जो है इशुइंग बैंक जो है वो लेटर ऑन उसे पेमेंट कर देगा, ठीक है। इशुइंग बैंक प्रॉमिस करता है कि वो रिम्बर्स कर देगा उस नेगोशिएटिंग बैंक को जिसने क्या किया है, एक्सपोर्टर को ड्यू डेट से पहले पेमेंट की है।
ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं? जो भी आपका डॉक्यूमेंट नेगोशिएटेड होगा उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी पहले से ही मेंशन होगी, हु विल बी द नेगोशिएटिंग बैंक। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है नेगोशिएटिंग बैंक को देने हैं। उसके बाद ये भी मेंशन होगा जो आपका इशुइंग बैंक है वो रिम्बर्स करेगा आपका नेगोशिएटिंग बैंक को, तो ऑल कंडीशन जो है वो मेंशन होगी। नेगोशिएटिंग बैंक अलाउ अर्ली पेमेंट टू द एक्सपोर्टर फर्स्ट, और देन वो क्लेम करता है आपके इशुइंग बैंक से। द एलसी में बी फ्रीली नेगोशिएबल और मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी बैंक नॉमिनेटेड बाय द एलसी इशुइंग बैंक। ठीक है, जो भी आपकी एलसी है या तो फ्रीली नेगोशिएबल होगी, या फिर जो भी नेगोशिएटिंग बैंक रिस्ट्रिक्टेड होगा मेंशन, उसी के पास ही आप क्या कर सकते हो, जो अमाउंट है वो उससे ड्यू एक्सपोर्टर जो है वो ले सकता है बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, जिसे बोलते हैं आपका नेगोशिएबल एलसी। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक्सपोर्टर ने क्या किया, गुड्स को शिप कर दिया। अब एक्सपोर्टर ने क्या किए, सारे डॉक्यूमेंट जाके नेगोशिएटिंग बैंक को दे दिए। नेगोशिएटिंग बैंक ने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, उसकी स्क्रूटिनिटी करी, और सारे डॉक्यूमेंट कंप्लाइंट होने के बाद उसने एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दी। अब जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो क्या करेगा, वो इशुइंग बैंक से सारी पेमेंट जो है वो क्लेम कर लेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बैक टू बैक एलसी। अब बैक टू बैक एलसी क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे एक्सपोर्टर क्या करता है, एलसी इशू करता है इन फेवर ऑफ अ लोकल सप्लायर, ताकि वो क्या कर पाए, प्रिक्योर कर पाए गुड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ अ एक्सपोर्ट एलसी रिसीव्ड इन फेवर ऑफ द हिम। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे इंडिविजुअल ए है, ठीक है, उसने क्या किया, यहाँ पे बी को क्या करी, एलसी इशू करी। ठीक है, अब इस बी ने क्या किया, जिसके नाम पे एलसी इशू की थी, उसने इस एलसी को एज अ सिक्योरिटी रखकर एक और एलसी जो है वो इशू कर दी फर्दर। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैक टू बैक एलसी, जहां पे एक ये ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे एलसी जो है वो लोकल सप्लायर के नाम पे इशू कर दी जाती है ताकि वो गुड्स को प्रिक्योर कर पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, कैसे काम करती है, देखो यहाँ पे एक्सपोर्टर ने क्या रिसीव किया, एलसी रिसीव करी फ्रॉम द बायर। यहाँ पे मेरा एक्सपोर्टर कौन है, हमारा बी, ये हमारा एक्सपोर्टर है। ठीक है, इसने इशू, इसको एलसी रिसीव हुई फ्रॉम द बायर, बायर हमारा यहाँ पे कौन है, ए। ठीक है, अब इट इज यूज एज सिक्योरिटी। अब इस एलसी को क्या किया, एज ए सिक्योरिटी यूज करके इस एलसी को फर्दर उसने अपने मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को इशू कर दिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल एलसी उन्होंने एक और एलसी इशू कर दी मैन्युफैक्चरर को। अब जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा, उसकी सप्लाई कर देगा। ठीक है, और जो अपनी पेमेंट है वो ले लेगा उस बैंक से। ठीक है, और ठीक है, अब इस एग्जांपल को मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है, मास्टर एलसी, जो मेन एलसी है वो इशूइंग बैंक ने इशू कर दिया आपके मिडलमैन को। यहाँ पे मिडलमैन आपका एक्सपोर्टर है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हुआ, इस एक्सपोर्टर ने क्या किया, इस एलसी को कोलेटरल रखकर उसने एक और एलसी जो है इशू कर दी, बैक टू बैक एलसी किसको इशू कर दी, अपने सप्लायर को। अब उस सप्लायर ने क्या किया, उसने गुड्स को शिप किया डायरेक्टली और डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर दिया जाके मिडलमैन बैंक को। मिडलमैन बैंक ने उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, पेमेंट करने के बाद क्या होगा, अब जो आपका जो मेन पेमेंट आपको आनी है, ठीक है, उस मेन पेमेंट में से जो ये पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको सेट ऑफ करने के बाद जो बची हुई पेमेंट होगी वो आपका जो एक्सपोर्टर है या मिडलमैन है वो रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बैक टू बैक एलसी। ठीक है, जहाँ पे एक एलसी को सिक्योरिटी रखे एक और एलसी आप इशू कर सकते हो। अब आपको बताती हूँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इस एलसी का ऑब्जेक्टिव ये आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे जो मिडलमैन है आपका जो एक्सपोर्टर है उसको खुद के फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं रही गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसने सारा का सारा जो है वो फर्दर सप्लायर पे डालकर, अब सप्लायर ने सारा का सारा फंड्स जो है प्रिक्योर किया, एक्वायर करने के बाद गुड्स को बनाया, डिलीवर किया, और यहाँ पे जो फाइनली जो नेट पेमेंट है वो किसे रिसीव होगी, आपके एक्सपोर्टर को। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस क्या होता है बैक टू बैक एलसी और ट्रांसफरेबल एलसी में। बैक टू बैक एलसी में दो एलसीज आती हैं। ठीक है, एक तो जो मेन एलसी होती है, एक बैक टू बैक एलसी, जबकि ट्रांसफरेबल में एक ही एलसी दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, बैंक का क्या रोल है, बैंक इशू करता है यहाँ पे नई एलसी। अभी देखा आपने, बैंक मिडलमैन बन के एक और मिडलमैन बैंक आता है और जो एलसी इशू करता है जो कि पहली एलसी को एज ए सिक्योरिटी रख के। इशूइंग बैंक का यहाँ पे मेयरली कोई रोल है, यहाँ पे जब वो जो भी इंडिविजुअल है एलसी को ट्रांसफर कर रहा है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। अब यहाँ पे ट्रांसफर क्लोज ये वर्ड होना चाहिए, ट्रांसफरेबल, तो हमने बताया था कि जो ट्रांसफरेबल एलसी होती है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड ट्रांसफरेबल हो, लेकिन बैक टू बैक एलसी में ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो जो बैक टू बैक एलसी है उसमें क्या कर सकते हो, आप टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपकी मास्टर एलसी में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली जो आपका एक्सपोर्टर था उसने जो नई एलसी बनाई उसमें डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करी है, तो ये पॉसिबल है। ड्यू डेट चेंज कर दी, थोड़ी सी पेमेंट अमाउंट चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड ही है कि आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो एलसी के अंदर, ट्रांसफरेबल के अंदर। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंड बाय
बाय एलसी। अब देखिए स्टैंड बाय एलसी क्या होती है, ये एक तरह की गारंटी होती है जो कि आपको अगर इन केस आपका बायर जो है वो पेमेंट नहीं करता है तो आपको कौन पेमेंट करेगी, ये बैंक गारंटी है जो आपको पेमेंट करेगी। ठीक है, स्टैंड बाय एलसी क्या है, एक तरह की बैंक गारंटी है लाइक इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज व्हेन बायर फेल टू परफॉर्म। इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब कहीं डिफॉल्ट होगा। ठीक है, इट इज वर्क लाइक गारंटी, इट इज नॉट अ पेमेंट एलसी। ठीक है, ये तभी काम करेगी जब डिफ़ॉल्ट होगा, बट इसके लिए आपको प्रूफ दिखाना होगा नॉन परफॉर्मेंस का कि हाँ देखिए यहाँ पे काम नहीं किया गया, यहाँ पे एक्शन नहीं लिया गया, यहाँ पे पेमेंट नहीं की गई है, तो हमें इस एलसी के थ्रू हमें पेमेंट चाहिए। इसे कौन गवर्न करता है, यूसीपी 600 एंड आईएसपी 98। एसबीएलसी जो है इट इज़ अ पेमेंट ऑफ अ लास्ट रिजोर्ट इंस्ट्रूमेंट। इन केस आपको जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट आपने नॉर्मली इशू किया है कमर्शियल एलसी वो भी वर्क नहीं करता है, तो ये एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट की तरह काम करती है आपकी एसबीएलसी, जो आपकी एलसी होती है, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इसके यूज केसेस क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे लोन रीपेमेंट की गारंटी चाहिए होती है, परफॉर्मेंस की गारंटी चाहिए होती है, या कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट प्रोटेक्शन चाहिए होती है, उस केस में हम एसबीएलसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिवॉल्विंग एलसी। अब देखिए रिवॉल्विंग एलसी क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, आप एक ही जो इम्पोर्टर होता है वो एक ही एक्सपोर्टर के साथ डील में होता है। ठीक है, और वो हर महीने, मान लीजिए आप अपने एक्सपोर्टर से हर महीने 10 लाख तक का सामान जो है वो इम्पोर्ट करते हो। अब हर महीने करते हो, इसका मतलब आपको तो मैं 12 से मल्टीप्लाई 12 एलसी की रिक्वायरमेंट होगी। जितनी ज़्यादा एलसी उतनी ज़्यादा आपको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, उसको बना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सारी की सारी आपकी एक्सपेंसेस लगेंगे। तो यहाँ पे एक रिवॉल्विंग एलसी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बायर जो है वो पार्शियल डिलीवरीज करता है तो उस केस में वो क्या करता है, एक ही एलसी इशू करता है, लेकिन वो रिन्यू होती रहती है आफ्टर सर्टेन टाइम। ठीक है, जैसे आपने 10, अगर हर साल आप हर महीने आप 10 लाख की करते हो तो टोटल आप जितने भी पूरे साल में आपकी सप्लाई होगी उसमें जितना अमाउंट होता रहता है वो डिडक्ट होकर नई एलसी जो होती है वो क्या होती रहती है, रिन्यू होती रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, दिस इज यूज फॉर रेगुलर एंड रिकरिंग शिपमेंट। अगर आप रेगुलरली उनसे शिपमेंट करवाते हो तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है आपकी वैल्यू, और जो भी आपका अमाउंट आपको रिसीव हो चुका होता है उसके नेट आपका अमाउंट क्या होता है, रिन्यू होता रहता है। इसमें आपको हर टाइम एलसी इशू करने की जरूरत नहीं है। बैंक नॉर्मली जो लाइबल होता है वो टोटल वैल्यू के लिए होता है, जो भी आपकी टोटल वैल्यू होती है उसके लिए लाइबल होता है। जो अपर अमाउंट होते हैं, जो भी आपकी हर टाइम का अमाउंट होता है उसके लिए लाइबल नहीं होते हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव पेमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्शियल पेमेंट तब तक इफेक्टिव नहीं होगी अगर आपकी फर्स्ट पेमेंट जो है वो पे नहीं की जाएगी। ठीक है, तो रिवॉल्विंग एलसी क्या है, अगर कोई बायर जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पार्शियल डिलीवरी चाहिए, ठीक है, जो भी मैंने ऑर्डर किया है, तो उसमें जो पेमेंट है वो जो भी है वो रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू की जाती है। ठीक है, तो ये है आपका रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। ये है आपकी सारी टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट जो मैंने आपको आज पढ़ाई है, यहाँ नटशेल में आपके पास मेंशन है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमने जो भी टाइप्स पढ़ी हैं। सो एन एक्सपोर्टर रिसीव एन ट्रांसफरेबल एलसी, किसी एक्सपोर्टर को क्या रिसीव हुई है, ट्रांसफरेबल एलसी, एंड वांट टू पास अ बेनिफिट टू द एलसी टू द सप्लायर। ठीक है, वो बेनिफिट को पास ऑन करना चाहते हैं अपने सप्लायर को, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब याद कर लिए ट्रांसफरेबल एलसी कौन सी होती है, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ा है हमने इसमें क्या मेंशन होना चाहिए, ट्रांसफरेबल मेंशन होना चाहिए, सेकंड बेनिफिशियरी तक जाती है, तो ये सब चीज़ें इसमें पढ़ी है हमने। देखिए, अ कंप्लीटली न्यू एलसी इज नेसेसरली इशूड, नई एलसी इशू की जाएगी। Original LC itself may be transferable in whole or part to a second beneficiary. The second beneficiary become the applicant of the original LC. The transfer can be made repeatedly after a successive beneficiary. तो हमने पढ़ा है सेकंड बेनिफिशियरी के बाद तो हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑनर जो है वो मेन इंडिविजुअली रहेगा, तो यहाँ पे जो सबसे करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, second है, an Indian exporter receive an LC from the foreign buyer. Since the exporter is an acting as an intermediary, he approaches his bank to issue another LC in favor of a supplier. ठीक है, तो उसने बोला कि एक और LC इशू कर दो उसके सप्लायर के लिए यूजिंग द ओरिजिनल LC। ओरिजिनल LC जो मास्टर LC है उसके बेसिस पे क्या कर दिया जाए, एक और LC जो है वो इशू कर दी जाए। अब ये किस तरह की LC होगी, तो अभी हम पढ़ कर आए हैं, ये होगी हमारी बैक टू बैक LC। ठीक है, बैक टू बैक एलसी में क्या करते हैं, आप मास्टर एलसी को रख के एक और एलसी जो है वो इशू कर सकते हो, जबकि ट्रांसफरेबल में क्या होते हैं, सेम एलसी जो है वो ट्रांसफर होती है।
थर्ड क्या है, अंडर इररेवोकेबल एलसी द इशूइंग बैंक वांट्स टू अमेंड द मटेरियल टर्म। इररेवोकेबल में क्या पढ़ा था हमने, जिसमें कि अगर आप कोई भी चीजें अमेंड करना चाहते हो, इफ यू वांट टू कैंसिल इट, तो आपको जितनी भी पार्टी, कंसर्न्ड पार्टी है, चाहे एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, बैंक्स हैं, उनको उनकी सबकी सुनकर ही आप चेंजेस कर सकते हो। इंडिविजुअली, यूनिलेटरली यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था इररेवोकेबल एलसी में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अंडर एन इररेवोकेबल एलसी द इशूइंग बैंक वांट टू अमेंड। इशूइंग बैंक इंडिविजुअली चाहता है कि मैं अमेंड कर दूं मटेरियल टर्म्स ऑफ क्रेडिट आफ्टर इशूइंग, तो विच इज जनरली रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज कंसेंट ऑफ इशूइंग बैंक अलोन, कंसेंट ऑफ एप्लीकेंट अलोन, एग्रीमेंट ऑफ रेलिवेंट पार्टीज आर रिक्वायर्ड अंडर एलसी रूल्स, कंसेंट ऑफ नेगोशिएटिंग बैंक ओनली। तो यहाँ पे जो अलोन अलोन ओनली की बात हो रही है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने बताया है जितने भी इन्वॉल्व हैं सबकी कंसेंट चाहिए, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। So I hope this types of letter of credit is clear to everyone. In case you are having any doubt, you can comment us or you can contact us on the given number and our email ID. Thank you so much and keep learning.